हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब गुड एंड वेल होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जेवीएनएल में टेक्निकल हेल्पर थर्ड की वैकेंसीज आउट हो गई है। ठीक है, लगभग सेम वही 1512 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है और होपफुली आपने नोटिफिकेशन सारा रीड कर लिया होगा। पर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं उस पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हुआ एग्ज़ाम प्रेफरेंस की रिगार्डिंग हुआ कि हमें पहले ही ये कंफर्म करना है कि एग्ज़ाम प्रेफरेंस में आपको आपकी जो तीन कंपनीज है उसके रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। एक तो अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड हुआ, ठीक है, दूसरा जेवीएनएल हुआ, तीसरा है जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड। तो इन तीनों जोन है जो हमारे राजस्थान में है, 5 जोन है। उनमें से 3 जोन है जो मैंने आपको बताया, उनमें वैकेंसीज जो हमें फिल की जाएगी। और आपको प्रेफरेंस के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, वो आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसमें आपको बता दूंगा। दूसरा था इसमें ओबीसी, एमबीसी और जो टीएसपी एरिया के है, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलेगा, उसके रिगार्डिंग में आपको सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो लगाना होगा उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तीसरी बात करेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आईटीआई में जो फाइनल स्टूडेंट के जो है जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। वो फॉर्म फिल कर देंगे और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो उसके बाद जो फाइनल काउंसलिंग होगी, आपको अलॉटमेंट होगा, ठीक है, तो वो आपको मिल पाएगा या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल जो मेरिट है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ को हम लगभग 3 साल हो गया है। पहली जो वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद ये लगभग 4 साल होने को आया, उसके बाद वैकेंसी आउट हो रही है। उसके बीच में कई स्टूडेंट की शादी भी हो गई, ठीक है, मेरिड हो। तो यहाँ पे हम बात करें इसमें जो मेरिड है या फिर जिनके चाइल्ड है, ठीक है, तो उनके अलोकेशन में अगर वो डिस्क्वालीफाई होंगे या फिर अलोकेशन हो सकता है, क्या पॉइंट्स है, तो उस बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम प्रेफरेंस को देख लेते हैं एक बार। तो नोटिफिकेशन से ही मैंने आपको ये सारा लिया, ठीक है। तो कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है, सेल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कंपनीज, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस। मतलब आपको एग्जाम जो फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस में आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, एवीएनएल, जेवीएनएल, ठीक है, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जेडीवीएनएल जिसको बोलते हैं। तो उनमें से आपको चूज़ करना है आप कौन सी कंपनी के रिगार्डिंग आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हो। या आपको नोटिफिकेशन में पहले चेक कर लेना है कि किस कंपनी के रिगार्डिंग आपको जो वैकेंसी ज़्यादा है उसमें आप प्रेफरेंस चेक करके आप उसको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो जो आप प्रेफरेंस दोगे एक बार उसको आप, वो फाइनल होगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख लो आप, एप्लीकेशन फॉर्म विथ रीगेन कंपनी सेल बी फाइनल एंड इन रिकॉल, मतलब आप चेंज कर नहीं सकते उसको बाद में, क्या आप चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको फुल एंड फाइनल रख के फिर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो नो सेकंड अपॉर्चुनिटी शेल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन प्रेफरेंस, कोई भी सेकंड ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं पर्सनस वो आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ टीएसपी एरियाज, जो टीएसपी एरियाज के हैं, लाइक बांसवाड़ा हुआ, ठीक है, डूंगरपुर, पाली, जो हमारे राजस्थान का जो साउथ साइड के जो भी जिले आते हैं हमारे, जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, पाली, तो टीएसपी एरिया में आते हैं। टीएसपी यानी कि मतलब कि वो, उनको इतनी सुविधाएं नहीं है, इनके लिए उनको टीएसपी में काउंट किया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो, ठीक है, हुआ, तो उनके लिए आर एलिजिबल टू अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर टीएसपी एरियाज। पर जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये जिले वो ओनली टीएसपी एरियाज के ही जो वैकेंसीज हमारे आउट की गई है सिर्फ उसी में फिल कर सकते हैं। वो नॉन टीएसपी में अगर भरना चाहे तो वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर एक बार नोटिफिकेशन देगा, इसी तरह देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ओबीसी एमबीसी का रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो ओबीसी एमबीसी हुआ, ठीक है, कैटेगरी कैंडिडेट्स है ना, उसमें क्या है, उनको नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस का मतलब कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, या तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या फिर अगर नहीं है तो बनवा लेना। अगर फॉर्म में भी आपको फिल करते टाइम मांगता है तो आपका किस तरीके से होना चाहिए वो आप देख लेते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो लास्ट 12 मंथ्स और सच सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एफिडेविट कन्फर्मली विद लॉ ऑफ 3 गिवन विद इन लास्ट 12 मंथ। मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मतलब 12 मंथ से ओल्ड नहीं, पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने बाद रिन्यू हो जाता है, पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेगी 12 मंथ पुराना भी आपका जो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगर फॉर्म फिल के टाइम पे मांगता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है कि अगर वो सिर्फ ओबीसी और एमबीसी के लिए होता है ओनली। ठीक है, क्योंकि अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, और आपको नॉन क्रीमी लेयर में अगर आते नॉन क्रीमी लेयर में आपको दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा, नहीं तो आपको फिर वो क्रीमी लेयर में काउंट करेंगे और एज ए जनरल आपको काउंट किया जाएगा। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि 12 मंथ्स का आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं टीएसपी एरिया का जो रिलैक्सेशन वो किस तरीके से मिलेगा।
तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू टीएसपी एरियाज, टीएसपी एरिया मैंने बता दिया कौन से हैं, जो अपने राजस्थान के साउथ साइड में जो जिले आते हैं, ठीक है, should clearly indicate this regard, otherwise they should not be allowed benefits against vacancies reserved for TSP area। तो TSP एरिया के जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट चाहिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो उनको क्या है कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे या फिर एक फॉर्म फिल के टाइम पे अगर मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप क्लियर, ये बाद की बात है कि एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर जाते हो फिर, लेकिन आपको अच्छी तरह ध्यान दे लेना है कि आपको अगर बनवाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप क्लियर कर जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो विशेष मूल निवास आपको जो है प्रमाण पत्र वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो ये ओनली टीएसपी एरिया के लिए, ठीक है, उनके लिए विशेषली, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शहरिया, और जो राजस्थान के शहरिया में शहरिया जाती होती है, ठीक है, क्लियरली इंडिकेट इन द रिगार्ड, अदरवाइज दे कुड नॉट बी अलाउड बेनिफिट्स अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर शहरियाज। तो शहरियाज के लिए जो अलग से वैकेंसीज रिजर्व है, ठीक है, जो 12 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट के ओनली शहरिया जाती है, तो उनको बोनोफाइड जो अपने के मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो 12 के हैं, ठीक है, और इस शहरिया जाति के हैं, तो उनको अगर बेनिफिट लेना है तो उनको अपना मूल निवास जो 12 से बना हुआ है, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, गवर्नमेंट का, वो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये टीएसपी जो है स्टूडेंट्स उनकी रिलैक्सेशन की बात होगी, ठीक है, इनको ध्यान से देख लेना आप अच्छी तरीके से। आगे हम क्वालिफिकेशन रूल्स ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला इसमें ए कैंडिडेट मस्ट पजेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द फिक्स्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन हमें बताई गई है कि आपको 10th पास और ITI होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपकी जो है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ आए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस डेट तक आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले अगर आपके पास ITI की डिग्री और 10 की डिग्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोकेशन ले सकते हो, आप जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI NCVT SCVT, मतलब कि आपके पास ITI NCVT SCVT तो यहाँ पे मांग ही रहे हैं, पर जो इंडियन आर्मी के थ्रू जो सिलेक्शन लेके उसके बाद फिर ITI NCVT करते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, विल बी कंसिडर्ड मतलब कि माना जाएगा, उसको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के बराबर माना जाएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब कि जिन्होंने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, मतलब ITI में, ठीक है, तो एनी हायर क्वालिफिकेशन जिन्होंने BTech कर रखा है, ठीक है, या डिप्लोमा कर रखा है, विल नॉट बी कंसिडर इक्विवेलेंट टू ITI NCVT, तो उनको ITI इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं माना जाएगा। ये वैकेंसी सिर्फ ITI के स्टूडेंट और 10th पास के लिए निकाली गई है। तो जो मतलब कि डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, या फिर अपना BTech कर रखे हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज नहीं है, ये क्लियरली मेंशन हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है a person who has appeared or is appearing in final year examination of aforesaid request education qualification, और जो फाइनल स्टूडेंट है ITI के, ठीक है, या फिर हो रहे हैं, सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई, तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द टाइम फिक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपकी जो फाइनल चल रही है तो वहाँ पे जो जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको फिक्स डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ये लास्ट जो भी आपका है सेमेस्टर उसका एग्ज़ाम दिया है, उसका रिगार्डिंग आपको आपका परमिशन लेटर एग्ज़ाम का, ठीक है, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, तक कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन रूल्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है, मतलब कि जो फाइनल ईयर में जो अटेम्प्ट करें, मतलब कि इनका फाइनल सेमेस्टर है तो वो भी अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उससे पहले अगर आपके पास डिग्री आ जाए, ठीक है, और 10th की मार्कशीट और NCVT की जो भी आपकी है ITI की, ठीक है, तो बढ़िया है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने बता दिया BTech वाले और जो डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये सारी क्वालिफिकेशन रूल्स थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं डिस्क्वालीफाई रूल्स, मतलब आपका अपॉइंटमेंट किन दशाओं में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला है नो कैंडिडेट who has more than one spouse living shall be eligible of for appointment to the service, मतलब जिसके पहले एक वाइफ है, ठीक है, और वन स्पाउस लिविंग shall be eligible, मतलब जिनके पहले एक वाइफ है और दूसरी है रख रखे हैं, मतलब शादी कर रखे हैं, ठीक है, तो वो इस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट दे आर स्पेशली ग्राउंड्स परमिशन अंडर द पर्सनल लॉ
ऑफ डूइंग सो अटेम्प्ट में कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रेगुलेशन। तो जब तक कि मतलब कि आपको कानून की तरफ से मान्यता नहीं है, ठीक है, कि दो मतलब पहली वाइफ है और उसके बाद आप दूसरी मतलब वाइफ के साथ शादी करोगे या रख रखे हो, ठीक है, अगर वो मान्यता नहीं देती है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, तब आप इस सर्विस में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा है नो कैंडिडेट्स हु इज़ मैरिड टू ए पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए स्पाउस लिविंग। पहले ही मैरिड है, ठीक है, उसके बाद अलग से मतलब स्पाउस दूसरी पत्नी के साथ वह रह रहा है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, सेल बी नो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस। यहाँ पे नो पहले दिया है, ठीक है, अनलेस द निगम, मतलब कि अपना जो है अपना नगर निगम, अपना निगम है, ठीक है, जेविनल, ठीक है, वो परमिशन नहीं देता तब तक वह नहीं रह सकता, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया कि आपकी शादी हो रखी है, आप फिर भी दूसरे के साथ रह रहे हो और लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फर्स्ट वाइफ है जो आपकी लॉ के अकॉर्डिंग आपको मानती कि नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो, आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपका लॉ केस वगैरह कुछ भी चल रहा है तो नहीं ले सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है नो मैरिड कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इफ ही सी हैड एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज एक्सेप्ट एनी डोरी। तो जो मैरिड कैंडिडेट है, ठीक है, और अगर उसने शादी के टाइम पे दहेज वगैरह ऐसा कुछ लिया है, ठीक है, तो वो इस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उस सर्विस अपॉइंट नहीं ले सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ये अपना एक्ट दिया हुआ है दहेज के रिगार्डिंग, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप दहेज लेते हो, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इसमें जो है अपॉइंट नहीं ले सकते, या आपको जो डिपार्टमेंट वगैरह ये आपका चेकआउट होता है एक तरीके से नॉर्मली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस हु हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रंस ऑन और आफ्टर 16 और 2002, मतलब जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, ये डेट आपकी दी हुई है, इस डेट के बाद अगर आपके 1 या 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब अप्लाई तो कर देंगे तो अपॉइंटमेंट के लिए जो आपकी सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नो कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस वो हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर, मतलब इस डेट के बाद अगर आपके मतलब 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, तो वह अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। अगर 1 चिल्ड्रन है, शादी हो चुकी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद में मतलब 1/6/2002 के बाद में अगर आप 2 चिल्ड्रन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, फैमिली में, तो वो आपके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वगैरह में। अब कितनी भी मेहनत कर लोगे आप, मतलब एग्जाम कर लोगे, फाइनल कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहुँच जाओगे, ठीक है, तो वो आपको फाइनल में डिस्क्लोज कर देंगे अगर आप इस डेट के बाद अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा है, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट में द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन शेल नॉट बी डीम्ड, क्लियरली ये लिख देंगे जिनके 2 बच्चे हैं और उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई ही होंगे। लॉन्ग एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज़ 1 जून 2002, ठीक है, डज नॉट इनके, ठीक है, वेयर द कैंडिडेट्स हैज़ ओनली 1 चाइल्ड फॉर अर्लियर डिलीवरी बट मोर देन 1 चाइल्ड आर बोर्न आउट ऑफ सिंगल सब्सिक्वेंट डिलीवरी द चिल्ड्रन आर बोर्न शेल बी डीम्ड डेली कंटिन्यू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि आपके 1 चिल्ड्रन है, ठीक है, या फिर डिलीवरी के बाद में जो आपकी वैकेंसी फिल करने की वजह से या फिर 1 चिल्ड्रन और हो जाता है, ठीक है, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। कहने का मतलब इसमें ये है, मतलब कि आप वैकेंसी फिल कर रहे हो, आप पहले आपके चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें आपको दोबारा मतलब टाइम लग सकता है वैकेंसी में, जितना भी टाइम लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है while counting the total number of children of candidate the child born early delivery and having a disability shall not be count। अगर आपके मतलब वैकेंसी फिल कर दी मान आपने, ठीक है, आपके एक बच्चा है पहले से, आपके दूसरा बच्चा होता है जो मेंटली या फिर किसी भी डिसेबिलिटी होती है, मतलब उसके अपंग टाइप का, मतलब कैसे भी हो अगर, ठीक है, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, वो आपका एक ही चाइल्ड जो है काउंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो कि अगर आप बच्चा गोद लेते हो, ठीक है, तो भी इसमें काउंट नहीं किया जाएगा इसमें क्लियरली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शादीशुदा है, ठीक है, तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। और जो मैंने डेट आपको बताई इसके अंदर ये मैंने आपको डेट बताई थी आपको, इस डेट से पहले अगर आपके 2 बच्चे जैसे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वैकेंसी नहीं फिल पाओगे। आपकी शादी हो रखी है, आपके 1 बच्चे वगैरह, तो आप उसमें फिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये रूल्स है मैंने आपको बता दिया, तो आराम से आप इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, अगर इसमें फिर भी आप इसमें कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप उसमें कमेंट लिख देना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा सारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, धन्यवाद।